देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। खबरों पर अपना नजरिया जानने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। देश कैश के लिए कतारों में खड़ा है और नोट के नटवर लाल चांदी काटने की फिराक में है। दिल्ली से लेकर मुंबई और गोवा तक हर जगह नए नोटों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। नोटों के ये बंडल आंखें चौधिया देते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे राजधानी दिल्ली के एक होटल में क्राइम ब्रांच और आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी में 3 करोड़ से ज्यादा की रकम पकड़ी गई। राजधानी दिल्ली में चल रहा था काले को सफेद करने का खेल। पुराने नोटों को बदलने की थी तैयारी। काले धन के गोदाम से मिली करोड़ों की काली कमाई। राजधानी दिल्ली के इस होटल में नोट के नटवर लाल बेनकाब हो गए। बताया जा रहा है कि यहाँ काली कमाई के कुबेर 500 और 1000 के नोट बदलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि उनके मंसूबे कामयाब हो पाते, आयकर विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए के नोट जब्त कर लिए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को जानकारी मिली थी कि हवाला ऑपरेटर्स दिल्ली से काले धन को सफेद करने का धंधा चला रहे हैं, जिसके बाद खुफिया सूचना के आधार पर पता चला था कि होटल तक्षिन जो कि करोल बाग में है, वहां के रूम नंबर 202 और 206 में कुछ संदिग्ध लोग ठहरे हुए हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इस कमरे में रेड की गई। नोटों की ये खेप 30 दिसंबर से पहले मुंबई में बदली जानी थी, लेकिन अपने ठिकाने पर पहुंचने से पहले ये रकम पकड़ ली गई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनमें अंसार अबुजार एक हवाला कारोबारी है जो पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। ये 5 लोग करोल बाग के इस होटल को काले धन के कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। बता नहीं रहे, बोरियां भर भर के सूटकेस भर भर के ले गए हैं, तो हर बार बड़ी बड़ी खेप लेके गए हैं। जो ये कह रहे हैं कि कई बार झांसा दिया है, बार बार 3-4 दिन में आते थे, पैसा लेके वापस मुंबई चले जाते थे। उस सबकी अभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हमने बता दिया है, ईडी को बता दिया है। राजधानी दिल्ली में चल रहे इस रैकेट के 4 लोगों की पुलिस को अभी भी तलाश है। सूत्रों की माने तो ये वो लोग हैं जो दिल्ली में रहकर होटल में ठहरे इन लोगों से नोट बदलने की डील किया करते थे। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो इस ब्लैक मनी को हवाला कारोबार के जरिए बेहद शातिर तरीके से वाइट करने की प्लानिंग थी। पैकिंग इस तरह की जाती थी कि एयरपोर्ट पर बिछाए गए सुरक्षा चक्र को भेदने में ये बदमाश कामयाब हो जाते थे और फिर मुंबई में काले को सफेद करने का गोरख धंधा बदस्तूर जारी रहता था। 500 और 1000 के ये पुराने नोट जाते थे और बदले में आते थे 2000 के कड़क कड़क गुलाबी नोट। नोटों की इस अदला बदली के हवाला कारोबारी दिल्ली से मुंबई तक का 1148 किलोमीटर लंबा सफर तय कर रहे थे। बताया जा रहा है कि नोटों का ये काला कारोबार 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही जारी था। दिल्ली के नोट बदलने वाले एजेंट्स मुंबई के इन हवाला कारोबारियों के संपर्क में रहते थे। जिन धन कुबेरों को अपनी काली कमाई बदलवानी होती थी, वो दिल्ली के विनोद नाम के शख्स से संपर्क करते। विनोद की 4 लोगों की टीम धन कुबेरों से पुराने नोट जुटाती और उसे करोल बाग के होटल में इकट्ठा कर दिया जाता। इसके बाद मुंबई के हवाला कारोबारियों की टीम तय दिन पर होटल आती और होटल से इन सभी पुराने नोटों को अपने साथ मुंबई ले जाती। पुलिस के मुताबिक इन हवाला कारोबारियों के काम करने का तरीका इतना शातिर था कि ये एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी चकमा दे जाते थे। सबसे अहम बात यह कि आप देख सकते हैं कि कुछ अखबार और पैकिंग और तार यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी विशेषता ये थी कि ये 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंडल को इस तरह से पैक करते थे और उनमें तार और पिंस इस तरीके से लपेटते थे, जो कि यहाँ पर अभी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बंडल बनाते थे और इस तरह के टेलीफोन वायर्स उसमें लपेट दिया करते थे, ताकि स्कैनर के ज़रिए, एक्सरे मशीन के ज़रिए जब एयरपोर्ट से वो गड्डियाँ निकलें, तब अगर शक हो किसी अधिकारी को तो ये बता सकें कि इसके अंदर लैंडलाइन टेलीफोन्स हैं जो कि दिल्ली से ये लोग मुंबई लेके जा रहे हैं। विशेष तौर पर जो एक्सपर्ट पैकिंग करने वाले थे उनकी मदद ली गई थी। इन 5 लोगों के पास से जो रकम बरामद हुई थी उसको इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया है। साथ ही 5 लोगों से इनकम टैक्स पूछताछ भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम अब मुंबई में भी काले धन का खेल करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, ताकि दिल्ली से मुंबई तक ब्लैक मनी के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो कहा तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन भ्रष्टाचारी 2 कदम आगे निकले।
ये तो सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि नोटबंदी के ऐलान के बाद कुछ बैंकों के कर्मचारी और एक अधिकारी ही काले धन को सफेद करवाने में जुट जाएंगे। लेकिन आज ये हकीकत है, महज 24 घंटे में देश के 5 शहरों से 7.5 करोड़ से ज्यादा नए पुराने नोट जब्त किए गए हैं, जबकि 8 नवंबर के बाद से अब तक देश भर से 325 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई है। शहर शहर नोट के नटवरलाल, करेंसी की कालाबाजारी, काली कमाई के कुबेरों का काला खेल। देश 2000 के नोटों की गुलाबी पत्ती के लिए कतारों में खड़ा है और काली कमाई के कुबेर अपनी ब्लैक मनी पर ऐश कर रहे हैं। हालांकि सरकार सख्त है। महज 24 घंटे में दिल्ली से लेकर रायगढ़ तक 7.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। दिल्ली के करोल बाग से 3 करोड़ 25 लाख रुपए जब्त हुए, तो चंडीगढ़ में 2 करोड़ 18 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की गई। गोवा में 68 लाख रुपए जब्त हुए। ठाणे में 1 करोड़ 40 हजार पर कसा शिकंजा। रायगढ़ में मिली 16 लाख की काली कमाई। लेकिन ये तो महज 24 घंटे के आंकड़े हैं। कहा जा रहा है कि नोटबंदी के बाद से अब तक देश भर में करीब 325 करोड़ रुपए के 2000 के नोट जब्त किए गए हैं। और अगर ये पैसे कतारों में खड़ी जनता को मिलते तो कईयों का भला हो सकता था। इतने पैसों से देश भर के 2521 एटीएम में कैश की कड़की दूर हो जाती। करीब 13 लाख लोगों को आसानी से एटीएम से पैसे निकालने का मौका मिलता, या फिर 1,35,417 लोग बैंक से एक दिन में अपने पैसे निकाल सकते थे। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोवा के एटीएम की 2 दिनों की ज़रूरतें पूरी की जा सकती थी, तो वहीं दिल्ली के 30% एटीएम में ज़रूरत के हिसाब से पैसा डाला जा सकता था। हालांकि सरकार लोगों की तकलीफ से अनजान नहीं, उसकी सख्ती से ये पैसे फिर सरकार के पास लौट आए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये रकम तो सिर्फ पकड़ी गई है, न जाने ऐसी कितनी रकम चुपके से काली कमाई के कुबेरों की तिजोरी तक जा पहुंची है। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी के बाद कतारों में खड़े देश का दर्द सियासत में भी खूब भुनाया जा रहा है। हर कोई लोगों के दर्द में करा रहा है। हो हंगामे के दौर में सियासत अब वार पलटवार का दायरा पार कर चुकी है। आरोप अब निजी लगाए जा रहे हैं। कल तक नोटबंदी को एक तानाशाही फैसला बता रहा विपक्ष अब इसमें स्कैम ढूंढ रहा है और कटघरे में सीधे खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सब के पास है। तो चाहते हैं कि भाई राहुल जी आप बोलो, आपके बोलने से कांग्रेस एक्सपोज होती है, हमें फायदा होता है। किसके दावों में कितना दम कह नहीं सकते, लेकिन हंगामा खूब है। बयानों से भूचाल ला देने का दावा कर रहे राहुल गांधी अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। अपनी बातों के बवंडर से उन्होंने सियासत में संग्राम छेड़ दिया है। अमेठी के लोगों ने चुना है, मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं, मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स में ये नोट का लेन देन चलता है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए समस्या कहां है, प्रॉब्लम कहां है। वो भारत के 1.25 करोड़ जनता के सामने, पूरा 125 करोड़ जनता के सामने वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। अब नियमों का हंगामा नहीं, बवाल बहस के लिए बड़ा किया जा रहा है। लेकिन सरकार को भरोसा नहीं कि बहस मुकम्मल होगी, इसलिए वो पहले अपनी बात रख देना चाहती है। ऑपोजिशन लीडर और ऑपोजिशन पार्टी सबसे पहले कहेंगे, ये सरकार राजी हो तो कल भी हम लोग ये विषय पर बहस करने के लिए तैयार हैं। यदि कुछ भी जानकारी होता तो वो 20 दिन पहले कह चुका होता, हर दिन कह चुका होता, किसी नियम के तहत कह चुका होता। सियासी रवायत में आरोप ही हंगामे के लिए काफी रहे हैं। राहुल ने अपनी ओर से पीएम का नाम लेकर इस बवाल में घी डालने का काम पूरा कर दिया है। नोटबंदी पर छिड़े संग्राम के बीच अब राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। आरोप भ्रष्टाचार को लेकर है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर सबूत है तो राहुल गांधी पेश करें। देश देखना चाहेगा कि भूकंप आता है या फिर पैरों तले जमीन खिसकती है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
इन सब के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह लग रही है कि देश के संसदीय कार्य मंत्री को पता है कि एआईसीसी के दफ्तर में काले को सफेद किया जा रहा है, तो जनता जरूर उनसे सवाल करेगी, साहब एक आध आईटी की रेट वहां भी मान लो, क्या पता कुछ पैसा आपको वहां से भी मिल जाए। लेकिन इस हंगामे की वजह से, नोटबंदी की वजह से संसद बंदी हो गई है, कार्रवाई ठप है। पहले नोटबंदी पर बवाल का जोर था और अब किरण रिजिजू पर लगे आरोपों का शोर है, लेकिन नतीजा वही है, ढाक के 3 ताल। संसद में हंगामा और इसकी वजह से बर्बाद हो रही है जनता की गाड़ी कमाई। एक अनुमान के मुताबिक आप सोचिए आपकी गाड़ी कमाई का कितना पैसा खर्च होता है। सदन की इस कार्रवाई 114 घंटे, उसमें से 90% समय बर्बाद, 150 करोड़ से ज्यादा रुपए का नुकसान। ये लोकसभा के 19 दिन का लेखा जोखा, आप राज्यसभा के 19 दिन का लेखा जोखा देख लीजिए। 95 घंटे सदन की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन 90% समय बर्बाद चला गया। 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। अब ये दोनों का नुकसान मिला ले 350 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है जनता को। आप सोचिए इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। यानी मैं इनको 2 पद्धति से देखता हूं। एक अरिथमेटिकल फाइनेंशियल लॉस, वो हुआ होगा कि रोज के समझो 1 करोड़ का, तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर कुल मिला के 50-100 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। लेकिन देश की अर्थनीति को इसके कारण जो नुकसान होता है वो हजारों करोड़ का होता है। इतनी कमजोर सरकार, इनको चलाना नहीं आती है, इनकी तजुर्बा है ही नहीं। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ। कोई जाके घमंड से कहीं और बैठ के सोच रहा है कि हम सब डर के मारे हम उनका कहने पे काम चलेगी, नहीं चलती है। ये डेमोक्रेसी है, ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। और रेणुका चौधरी बिल्कुल सही कह रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप कोई कह रहा साहब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, कोई कह रहा साहब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन दोनों में तो कोई बोलने को तैयार नहीं। नोटबंदी से हो रही परेशानी के बीच एक राहत भरी खबर आई है। कभी बाजार में 200 का आंकड़ा छूने वाली दाल अब 100 रुपए के आसपास बिक रही है। आप सोच रहे होंगे साहब ये महंगाई क्यों कम हो रही है। दरअसल अर्थतंत्र में कहा जाता है जो बुनियादी बात है वो है मांग और आपूर्ति। मांग है ही नहीं तो अपने आप कीमत कम हो जाएगी। 2 साल से अपनी बढ़ी कीमत पर इतराने वाली दाल की अकड़ अब थोड़ी ढीली पड़ने लगी है। नोटबंदी के बाद दाल जैसे आम आदमी के काबू में आने लगी। कभी 200 और उसके पार पहुंच चुकी दाल अब 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। नोटबंदी के बाद दाम में तकरीबन 20% तक की गिरावट आई है। हालांकि कारोबारी दाल के दामों में आई इस गिरावट को नोटबंदी का नतीजा नहीं मानते। नहीं, नोटबंदी की वजह से तेजी मंदी का कोई प्रश्न नहीं है हमारे यहाँ। ये तो नेचुरल मंदा है, सीजनल मंदा है इस टाइम। ऐसा नहीं कि नोटबंदी की वजह से चीज़ें मंदी हो गई हों या व्यापार कम हो गया हो या घट गया हो। नहीं, हमारे को कोई इसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा यहाँ पर मंदा हो गया है, रेट कम हो गए हैं दाल के वजह से ना, इसके नोटबंदी की वजह से मंदा हो गया है। ऐसा नहीं है कि मंडी में सिर्फ दाल के दाम गिरे हैं। दाल के अलावा मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के भी दाम कम हुए हैं। देखिए, नोट बंद करने के बाद से पहले 10-15 दिन तो व्यापार बिल्कुल ही समाप्त हो गया था, लेकिन अब पिछले 10-15 दिन से थोड़ा थोड़ा व्यापार चालू होने लगा है। जैसे ऐसे बैंकों से नई मुद्रा मिलती जा रही है लोगों को, वैसे वैसे व्यापार बढ़ता जा रहा है। थोक दामों में आई गिरावट खुदरा बाजार पर कितना असर दिखाएगी, ये असल मुद्दा है। दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 10 लाख के इनामी लश्कर कमांडर को ढेर कर दिया गया तो जगहों पर हुए एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग 2 मुठभेड़ों में 2 आतंकी ढेर हुए। 10 लाख का इनामी आतंकी अबू बकर सोपोर में मारा गया तो अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। पहला एनकाउंटर उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हुआ। सुरक्षा बलों को यहां 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 10 लाख का इनामी लश्कर का आतंकी अबू बकर मारा गया, जबकि दूसरे आतंकी की तलाश जारी है। आर्मी और SOG के एक पार्टी ने ये जो गांव है ब्यौरा, उसमें हमने कॉर्डन लगाया और कॉर्डन लगते ही हमें खबर मिली कि
एक फिरन पहन के एक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जब हमने उसको चैलेंज किया तो उसने हमारे ऊपर फायर दागा। जैसे ही उसने हमारे ऊपर फायर किया, हमारी कंपनी कमांडर ने जो लोकेशन पे था, उसने उसके बडी ने उसको मार गिराया। वहीं कश्मीर के अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। बासित नाम का यह आतंकी लंबे वक्त से इस इलाके में दहशतगर्दी का खेल खेल रहा था। बासित के कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सोपोर में कुछ दिनों पहले भी सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनकाउंटर में बॉडी भी रिकवर कर ली गई है और बासित के पास से एक AK-47 राइफल भी मिली है। साथ ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं खबर मुंबई से। मुंबई में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। लोगों ने पोस्ट ऑफिस में गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए जमा किए थे, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आई तो सामने आया भरोसे का खून। मुंबई के मीरा रोड पुलिस थाने के बाहर मौजूद इन लोगों के भरोसे का खून हुआ है। एक झटके में ही लोगों की गाढ़ी कमाई डूब गई। परेशान लोग कागज के टुकड़े दिखाकर अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड डाकघर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। लोगों के मुताबिक एक महिला एजेंट सीमा गोड़े और उसकी साथी फजलीन शेख ने पोस्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर करोड़ों की ठगी की है। और हम लोग कभी कैश से पैसा नहीं दिया, हमेशा चेक से पैसा देते थे। 8 लाख के करीब में अमाउंट है, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं वो अकाउंट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, अकाउंट नंबर ही नहीं है। मेरी पासबुक वगैरह सब उन्हीं के पास थी, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे पास रहेगी, सुविधा रहेगी। आरोप है कि लोगों ने गाढ़ी कमाई में बचत कर किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, भविष्य निधि खाता जैसी कई योजनाओं में पैसे जमा किए थे, लेकिन मैच्योर होने पर भी पैसे नहीं मिले। ठगी के इस खेल में एजेंट ने लोगों को फर्जी पासबुक और रसीद दे दिए थे। कर्नाटक में सीडी कांड उछलने पर आबकारी मंत्री HY मेटी को पद छोड़ना पड़ा है। मंत्री पर एक महिला के काम के बदले बदनीयती का आरोप लगा है। कर्नाटक सरकार ने मामले को तूल पकड़ता देख CID जांच के आदेश दे दिए हैं। सीडी कांड में मंत्री का इस्तीफा, सरकार ने CID जांच के दिए आदेश। कथित तौर पर सेक्स स्कैंडल में फंसे कर्नाटक के आबकारी मंत्री HY मेटी को पद छोड़ना पड़ा। इस्तीफे के बाद मेटी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सियासी साजिश करार दिया है। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಂದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. एक RTI कार्यकर्ता ने मंत्री पर महिला से ट्रांसफर के बदले बदनीयती का आरोप लगाया था। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले में मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। मिनिस्टर फॉर एक्साइज voluntarily submitted his resignation to me. I have recommended his resignation to His Excellency Governor of Karnataka and trust the entire episode to the CID. कर्नाटक सरकार ने पूरे मामले की जांच CID को सौंप दी है। CID जांच का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन आने वाले दिनों में कर्नाटक में सियासी तपिश कम होने की उम्मीद नहीं है। यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।